असुर 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। कहानी शुरू होती है 16 साल पहले की, जहां शुभ 3 लोगों को कहानी सुनाता है और एक साथी की हत्या कर देता है और बोलता है जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्देश्य खत्म हो जाए तो उसके शरीर और उद्देश्य का कोई महत्व नहीं रहता। फिर कहानी शुरू होती है दिल्ली से प्रेजेंट टाइम में, जहां हम बहुत बड़ी भीड़ को देख पाते हैं जो कि केसर भारद्वाज को रिहा करवाना चाहते हैं। उनके हिसाब से केसर भारद्वाज बिल्कुल निर्दोष है। दरअसल केसर भारद्वाज पर आरोप है कि वही शुभ जोशी है और उसी ने इन सारी हत्याओं को अंजाम दिया है, लेकिन उसके खिलाफ ऐसे कोई भी ठोस सबूत नहीं है जिससे ये पता लगाया जाए कि वही शुभ जोशी है और उसी ने ये सारी हत्याएं की हैं। इसलिए यहाँ केसर भारद्वाज की रिहा की बात चल रही थी, लेकिन तभी अवस्थी सर आते हैं और बोलते हैं धनंजय राजपूत को अभी कोर्ट में पेश किया जाना है, लेकिन हमारे पास अभी वो नहीं है। हमें 7 दिन का टाइम चाहिए, जिसके बाद हम धनंजय राजपूत को कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन धनंजय राजपूत सस्पेंड होने के बाद शहर छोड़कर कहीं चले जाते हैं। फिर हमें एक हिमाचल की धर्मशाला दिखाई जाती है जहां हम धनंजय को देख पाते हैं, जिसके पास एक मोक आता है जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। धनंजय राजपूत जहां सब छोड़ छाड़ कर आ गया था और वो मोक उन्हें समझाता है तुम्हें वापस जाना चाहिए और सब ठीक करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि नुसरत के पास नैना का कॉल आता है और नैना उससे कहती है कि निखिल के पास वो बहुत बार कॉल कर चुकी है, लेकिन वो अभी तक मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। नैना निखिल से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार वो निखिल को मानती है। नैना और निखिल का रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच गया है। इसके बाद नैना अपने ऑफिस आकर धनंजय राजपूत को मैसेज और कॉल करती है, लेकिन डीजे का फ़ोन तो बहुत दिनों से ऑफ है। नुसरत का कॉल जब निखिल नहीं उठाता है तो नुसरत निखिल के घर जाती है, लेकिन निखिल अपने घर में बाथटब में बैठा रहता है और सोचता रहता है कि उसकी वजह से ही उसकी बेटी की मौत हुई है और वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन नुसरत उसे बचा लेती है। आगे हम देखते हैं नैना अपने ऑफिस में एक सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है जिसमें स्वार्थी एटीएम से पैसे निकाल रही होती है, जिससे नैना को स्वार्थी की लोकेशन का पता चल जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब निखिल और नुसरत बात कर रहे होते हैं तब निखिल के फ़ोन में एक कोऑर्डिनेट मैसेज आता है और जब वो उसे सोल्व करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक लोकेशन है जो एक बर्फ़ फैक्ट्री की है। उसके बाद निखिल और उसकी टीम तुरंत वहां जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक लाश मिलती है जो बर्फ में जमी रहती है और उस लाश के मुंह पर वही असुर वाला मुकुट होता है। आगे हम देखते हैं रसूल गेम खेलते हुए किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है आर वी रेडी, जो बांग्लादेश के ढाका के किसी हैकर से बात कर रहा होता है। वहाँ बहुत से लोग कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और एक आदमी पूछता है आज रात की पूरी तैयारी हो गई? तो एक आदमी बोलता है अगले 2 घंटों में वो सारे नेटवर्क को हैक कर लेगा। वो रसूल को मैसेज करता है कि वो आज रात 9 बजे के लिए तैयार है। नुसरत अपने घर पहुंचती है जहां उसकी माँ और उसकी बहन समा और उसकी बेटी टिया आए थे, लेकिन उसका पति इमरान नहीं आया था। तभी नुसरत के पास मैसेज आता है कि बॉडी ऑटोप्सी के लिए आ गई है और नुसरत वापस चली जाती है। ईशानी नैना से सवाल पूछती है कि आपने स्वार्थी का कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया और कोई फोटो भी नहीं ली, जिस पर नैना ना बोलती है। फिर निखिल नैना से बात करता है, तब नैना बोलती है कर्मा स्वार्थी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। रिया के जाने का दोषी वो निखिल को मानती है, इसलिए वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने का बोलकर वहां से चली जाती है। डीजे उस बच्चे के साथ बैठकर ध्यान कर रहा था कि वो सबको पीछे छोड़कर आया है, यहाँ शांति मिलेगी, जिस पर बच्चा बोलता है आप सब त्याग कर नहीं टाल कर आए हैं। उसके बाद डीजे अपना फ़ोन ऑन करता है और उसमें बहुत सारे मैसेज और कॉल आए थे। डीजे का फ़ोन ऑन होते ही नैना के कंप्यूटर पर डीजे की लोकेशन पहुंच जाती है। निखिल और नुसरत ऑटोप्सी शुरू करते हैं, टाँके काटते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीजे को कोई उसकी वाइफ की फ़ोटो भेजता है जिसके पीछे लिखा होता है आज रात 9 बजे तुम्हें तुम्हारे एनिवर्सरी गिफ्ट मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ निखिल को बॉडी में से एक वॉच मिलती है जिसमें आज की तारीख 12 और 9:05 हो रहा था, लेकिन निखिल वो नहीं समझ पाता कि किलर क्या करना चाहता है। निखिल ईशानी के साथ केसर से मिलने जाता है। केसर बोलता है घड़ी मिल गई। निखिल केसर से पूछता है शुभ 9:05 पर क्या करने वाला है। तभी केसर बोलता है मैजिक जो आपकी आंखें खोल देगा और बोलता है भविष्य लिख दिया है भगवान ने, जिस पर निखिल बोलता है उसके जैसे पढ़े लिखा
लिखा इंसान शुभ जैसे पागल की बातों में कैसे आ गया। केसर बोलता है आपकी सभी मूवमेंट उनके कंट्रोल में है, उन्होंने सब प्रिटेंड किया था लेकिन ये प्रिटेंड नहीं किया था कि आप अपनी बेटी का बलिदान दे देंगे, लेकिन मुक्ति रिया को मिली, आजाद आप हो गए। यह सुनकर निखिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और निखिल केसर को बहुत ज्यादा मारता है। फिर केसर बोलता है तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंधा बना देता है और तुम कुछ नहीं देख पाते, और वो घड़ी को तोड़ देता है, जिसके बाद निखिल को घड़ी के पीछे रुद्राक्ष मिलता है। केसर बोलता है वो आपको हमेशा से रास्ता दिखाते आए हैं लेकिन आप ही नहीं देखते। निखिल को शुभ की बात याद आती है कि जब असुर दर्द में मर रहे थे तो उनकी पीड़ा देखकर भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास होता है और उनकी आंख से निकले आंसू ने बीज का आकार ले लिया था, जिसको रुद्राक्ष बोलते हैं। केसर बोलता है महायुद्ध शुरू हो गया है और ये दुनिया बदलने वाली है और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। निखिल रुद्राक्ष लेकर शशांक के पास जाता है और शुभ की बताई हुई कहानी बताता है कि आदिकाल में असुरों ने 3 नगर बनाए थे जिन्हें अकेले तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन कहानी के अंत में भगवान शिव ने एक तीर से एक साथ तीनों नगरों का विनाश कर दिया था। एक तीर और 3 नगर मतलब शुभ भी आज रात 9:05 पर 3 मर्डर करेगा। निखिल बोलता है कि हमें आगे क्लू विक्टिम की बॉडी से ही मिलेगा और वो विक्टिम का डेंटल एक्सरे मांगता है। डीजे से मिलने नैना आती है और बताती है कि उसे स्वार्थी मिल गई है, पर वो मदद करने से मना कर देता है। फिर नैना उसे कायर बोलती है तुम्हारी वजह से रिया मरी। फिर डीजे बोलता है कि उसने भी सब खो दिया है और वो उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार नहीं है, निखिल है। दूसरी तरफ निखिल को विक्टिम के दांतों पर कोऑर्डिनेट मिलते हैं। पहली लोकेशन रिदम मॉल मुंबई, सेकंड स्वेल हेल्थ हॉस्पिटल दिल्ली, थर्ड बंगला बेंगलोर। पुलिस उन अलग अलग एरियो को सीज करने लगती है, तभी सभी स्क्रीन को हैक कर लिया जाता है जिसमें असुर का मास्क दिख रहा था। वो बोलता है कि मैं आपका सत्य हूँ और ये कलयुग है, इसमें मृत्यु कली के हाथ में और वो 3 मिनट बाद तीनों लोगों के प्राण लेगा जो अच्छे और भगवान को मानते हैं, और उसे ऐसा करने से खुद भगवान और मानव कोई भी नहीं रोक सकता। फिर वो बोलता है जिन्हें तुम अपना रक्षक समझते हो वो भी लाचार होकर वहीं खड़े होकर देखेंगे, और वो 3 लोगों को दिखाया जाता है। बेंगलोर में एक आदमी, मॉल में एक लड़की और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर। स्क्रीन पर मास्क बोलता है कि ये अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, पर ना आपके नायक कुछ कर पा रहे हैं और ना आपके भगवान। निखिल के पास खड़ा एक डॉक्टर अपना फोन ऊपर करता है और उसके कैमरे में निखिल आता है। निखिल उस डॉक्टर को रोक लेते हैं और घेर लेते हैं। तभी काउंटडाउन खत्म होता है और तीनों लोगों के सीने में तेज दर्द होता है और वो वहीं मर जाते हैं। फिर असुर बोलता है इस युग का एक ही भगवान है, कली, कोई ईश्वर नहीं आया इन्हें बचाने। अब जो भी अच्छाई के रास्ते पर चलेगा उसे मृत्यु प्राप्त होगी। डीजे भी नैना के साथ अब वापस लौटने लगता है और नुसरत को शुभ का कोई मैच नहीं मिलता। कली सबको अंधकार स्वीकार करने के लिए बोलता है, या वो जीवन चुन ले या मृत्यु। रसूल अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखकर हाथ जोड़ता है। उसमें हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं देता। उसके बाद हमें 16 साल पहले का माघ मेला दिखाया जाता है जहां 2 ब्राह्मणों के बीच स्पर्धा हो रही थी, जहां कम उम्र वाला व्यक्ति अपने सामने बैठे बुजुर्ग से हार कर अपना सौभाग्य मानता है। फिर वहां शुभ आता है उन 2 लोगों के साथ और शुभ आध्यात्मिक जीवन के बारे में बोलता है, तो उसे ऊपर बुलाया जाता है और फिर दोनों के बीच शास्त्रार्थ होता है। बुजुर्ग उसे बोलता है तुम्हारी नॉलेज इस विश्व को एक नई दिशा देगी, और हरिद्वार में उनके मठ का भी यही उद्देश्य है, क्या वो उनके साथ जाना चाहेगा? शुभ अपने साथ के दोनों लोगों को बोलता है कि जब तक सही समय नहीं आता तब तक उनके रास्ते अलग रहेंगे, लेकिन उनका मकसद एक ही रहेगा, फिर से वो मिलेंगे। ये कहकर वो उन दोनों को वहां से भेज देता है। शुभ त्रिलोक हरिद्वार में पहुंचता है और नाम पूछने पर बोलता है कि उसने उसका भी त्याग कर दिया है। फिर उसका नाम सर्वानंद रखा जाता है। लाइव टेलीकास्ट पर 3 लोगों का मर्डर देखकर पूरा देश सहम गया था और किसी को नहीं पता ये कैसे हुआ और ये उसने कैसे किया। नुसरत और निखिल बॉडी की ऑटोप्सी करते रहते हैं। तभी निखिल को बॉडी पर एक निशान दिखता है और फिर वो वहां कट करता है जिसके अंदर से एक पेसमेकर निकलता है, लेकिन डेथ का रीजन कार्डियो अरेस्ट था। फिर निखिल और 2 मर्डर का रीजन पता करने के लिए कहता है। नैना और डीजे स्वार्थी पर नजर रखे होते हैं। तभी स्वार्थी के पास असुर का कॉल आता है और वो बोलता है तुम्हें ढूंढा जा रहा है,
तो समय आ गया है जगह बदलने का, और वो सीबीआई की चिंता ना करने की बोलता है क्योंकि उसकी नज़र अंदर भी है और बाहर भी। ये सुनकर नैना बोलती है क्या मतलब अंदर बाहर से। वहीं ईशानी रसूल का वीडियो देख रही थी जिसमें वो बोल रहा था कि वो आज नुलाक सर की वजह से जिंदा है, और वो विश कर रहा था कि किलर उनकी जगह मुझे मार दिया होता। उस वीडियो को ईशानी 2 से 3 बार देखती है। फिर वो एक सतीश नाम के आदमी को कॉल करती है और उसे बोलती है वो रसूल का फोन टेप कर। नैना और डीजे स्वार्थी के घर आते हैं और उसे कुर्सी से बांधकर डीजे उसे टॉर्चर करता है। फिर वो बोलती है उसने अपने भगवान को कभी देखा नहीं है, सिर्फ आवाज सुनी है, तो वो लोग सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हैं। डीजे फिर से उसको टॉर्चर करता है और वो बोलती है कि वो मौत से नहीं। फिर वो बताती है कि कैसे रिया तड़प तड़प कर मरी थी, जिसके बाद नैना अपना कंट्रोल खो देती है और स्वार्थी को धकेल देती है। डीजे उसे उठाता है पर स्वार्थी हंस रही होती है। तभी स्वार्थी के फोन पर कॉल आता है जो शुभ का था। वो डीजे को वेलकम बोलता है। शुभ उसे बोलता है कि उसे उसके हर कदम के बारे में पता है, और फिर वो बोलता है कि जब तक वो अच्छे रास्ते पर चलता रहेगा तब तक हारता रहेगा। फिर डीजे पास पड़ी एक कैंची उठाता है और स्वार्थी के गले में गोप देता है और शुभ से बोलता है कि ये आवाज़ तुम सुन रहे हो, ये ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब रहेगा। शुभ कॉल कट कर देता है और फ़ोन अपने आप डिस्ट्रॉयड हो जाता है। डीजे अपने हाथ को साफ कर और स्वार्थी को असुर वाला मास्क पहनाकर नैना के साथ निकल जाता है। नुसरत को पता चलता है कि तीनों विक्टिम के हार्ट में पेसमेकर थे, तो सबको सेम तरीके से मारा गया है। लेकिन पेसमेकर एक साथ कैसे खराब हो गए। फिर निखिल उस पेसमेकर को हैक करने के लिए देता है। फिर पता चलता है कि पेसमेकर में एक रेडियो चिप थी जिससे पेसमेकर को हैक किया और शॉक इतना इंटेंस कर दिया जिससे हार्ट फेल हो गया। लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज बहुत लिमिटेड होती है, तो इसे हैक करने के लिए उसे विक्टिम के 20 फुट के दायरे में होना बहुत ज़रूरी होता है। ईशानी तीनों क्राइम सीन की फुटेज निकालने के लिए बोलती है और दूसरी तरफ नैना डीजे के साथ इस काम को आगे करेगी, लेकिन डीजे नैना को मना कर देता है, पर वो नहीं मानती और कहती है ये डिजिटल वार है जिसमें उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शुभ जब जेल की आग से 3 लोगों के साथ निकला वो कहाँ गए और किससे मिले और उसने इतने सारे रिसोर्स कहाँ से जुटाए। डीजे नैना को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वो और नैना काम करेंगे और शुभ के बारे में और पता कर, क्योंकि उसके पास्ट के बारे में पता करके ही वो उसे पकड़ पाएंगे। डीजे बनारस जाने का फैसला करता है क्योंकि शुभ का पास्ट बनारस में है। निखिल को पता चलता है कि घर पर खराब पड़ी घड़ी के अंदर एक ट्रांसमिटिंग अलार्म लगा हुआ था जो किसी को पता नहीं था कि किसने लगाया था। निखिल को मॉल की फुटेज में कुछ नहीं मिलता, फिर हॉस्पिटल की फुटेज देखता है कि वहाँ लोग कम थे। निखिल सोचता है और थोड़ी देर बाद उसे वो आदमी दिख जाता है। फिर वो सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी पर जूम इन कराता है और वो डॉक्टर के अटैक आने के 1 सेकंड पहले वहीं था। निखिल उसे ढूंढने के लिए बोलता है। डीजे बनारस के पुलिस स्टेशन में बैठे ऑफिसर से बात कर रहा था कि कई साल पहले यहाँ जेल में आग लगी थी, तो उसे उस टाइम के कैदी के रिकॉर्ड की फाइल चाहिए। पुलिस वाला फाइल देने से मना कर देता है। तब डीजे उसे बाहर जाकर सिगरेट पिलाता है और फिर एक सिगरेट मर्डर की कहानी सुनाता है जिससे वो पुलिस वाला डर जाता है, जिसके बाद पुलिस वाला फाइल देने के लिए मान जाता है। निखिल को स्वार्थी के मर्डर का पता चलता है और वो बोलता है कि ये शुभ का काम नहीं है क्योंकि क्राइम सीन पे बहुत साफ सफाई दिख रही है, और बॉडी को ऑटोप्सी के लिए मंगवाता है। निखिल नैना के घर पर जाता है और उसे स्वार्थी के मर्डर के बारे में बताता है। फिर बोलता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये मर्डर किसी ने शुभ की तरह दिखाने की कोशिश की है। फिर नैना बोलती है कि ये कर्मा था और उसे वो ही मिला जो वो डिजर्व करती थी, और रिया को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। डीजे नैना को बताता है कि जब जेल में आग लगी थी तो 4 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें एक शुभ था। 3 लोगों का नाम और शामिल था, जगदीश मुंडा, बलवीर सुबेर और ओम पांडे थे। डीजे को लगता है कि ये तीनों भी शुभ के साथ भागे हैं क्योंकि उस दिन जेल का गेट केवल फायर विकेट के लिए खुला था और जो बाहर गए थे वो केवल फायरमैन थे। डीजे नैना को जेल के रजिस्टर की एंट्री भेजता है और बोलता है कि ये चेक करो कि इन चारों से उस दौरान कौन कौन मिलने आया था।
उसे ये भी लगता है कि वो नदी के रास्ते भागे होंगे क्योंकि उस दौरान शहर के सारे चेक पॉइंट बंद थे। उन लोगों को लोकल न्यूज़पेपर से एक खबर मिलती है कि जिस दिन शुभ भागा था तब एक बोट वाला अचानक से गायब हो गया था। वो नाव से सैदपुर, काशीपुर या बलिया जा सकता है। डीजे नैना को बोलता है चेक करो, उस दौरान कोई अनयूजुअल मर्डर हुआ था। नैना को 17 अगस्त 2007 का एक न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें मिर्जापुर घाट पर एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है। उस बॉडी के हाथ पर बना निशान जगदीश मुंडा के हाथ पर भी बना हुआ था, जिससे ये पता चल जाता है कि वो बॉडी जगदीश मुंडा की थी। बलवीर सुबेर और ओम पांडे बचे थे। नैना बताती है कि रजिस्टर में संतोष मुंडा का नाम बार बार आया है, जो कि जगदीश मुंडा का भाई है। वो ये भी बताती है कि संतोष मुंडा फायर ब्रिगेड में काम करता था। अभी वो गंगोत्री हॉस्पिटल में है। डीजे उस हॉस्पिटल में संतोष मुंडा से मिलने जाता है और पूछता है कि वो अपने भाई और उसके साथियों को कहाँ लेकर गया था। वो नहीं बताता तो डीजे उसके ऑक्सीजन को कम कर देता है। फिर संतोष अपना मुंह खोलकर गोपाल नाम लेता है, जिसके बाद डीजे गोपाल के आदमी का पता करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ निखिल को उस आदमी की करंट लोकेशन का पता चल जाता है, जो कि उस फुटेज में होता है। फिर वो अपनी टीम के साथ वहां जाता है, जहां उसे अपनी बेटी रिया की ड्राइंग दिखती है। एक ऑफिसर को पुष्कर के बेडरूम से एक लैपटॉप मिलता है, जिससे पुष्कर ने पेसमेकर को हैक किया होगा और निखिल लैपटॉप चेक करने के लिए बोलता है। और नैना को स्वाति के फोन से डेटा निकालने पर एक डार्क वेब का एक उलझा हुआ लिंक मिलता है, जिसे वो सुलझाने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब रसूल लैपटॉप चेक कर रहा होता है तो पता चलता है कि पुष्कर ने सब डिलीट कर दिया था, पर रसूल कुछ निकाल कर बोलता है कि शायद इससे कुछ रिकवर हो जाए, और रिकवर होना शुरू भी हो जाता है। तभी अचानक से लैपटॉप में से धुआं निकल जाती है। ईशानी रसूल से पूछती है तो रसूल बोलता है कि बैकअप वायरस होगा जो डेटा रिकवरी करने पर हार्ड डिस्क उड़ा दी है, और ईशानी का शक रसूल पर और गहरा हो जाता है। निखिल आसपास की फोटोज को देखता है और बोलता है कि ये फोटोग्राफी डार्क रूम है तो इसकी दीवार डार्क होनी चाहिए, लेकिन ये सफेद दीवार यहाँ क्या कर रही है। वो पास जाता है तो उसे पता चलता है कि इस दीवार पर अभी पेंट किया गया है, इसलिए वो यूवी लाइट्स मंगवाता है। और समर डीजे को कॉल करके बताता है कि उसने शुभ के साथियों की बेसिक एजिंग की है और ओम पांडे की बेसिक इंफॉर्मेशन उसे ईमेल कर दी है। दूसरी तरफ निखिल सभी खिड़कियों और दरवाजों पर कवर कराकर यूवी लाइट ऑन करवाता है। मेल में डीजे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे उसे याद आता है कि ओम पांडे भी अब मर चुका है। नैना उस लिंक को सही करने में लगी थी, तभी स्क्रीन पर सिंबल दिखने लगता है। डीजे बोलता है बाकी 2 मर चुके हैं तो अब बलवीर सुबेर बचा है। निखिल यूवी लाइट से दीवार पर एक डायग्राम देखता है और उसके नीचे